जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम सभी फार्मूलों पर डिस्कस कर चुके हैं। आप देखेंगे कि उन्हीं फार्मूलों और कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी 8 कूलाम आवेश है तो उस 8 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है NE। ठीक है, तो यहाँ से N बराबर हो जाएगा Q/E। ठीक है, Q का मान दिया हुआ है कितना कूलाम, 8 कूलाम। और E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 गुणे 10 पर घाते -19 कूलाम। ठीक है, कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए हर में है 10 पर घाते -19, तो ये अंश में जाएगा तो 10 पर घाते +19 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग कि यदि कोई 10 पर घात के रूप में संख्या हर में अगर ऋणात्मक है तो अंश में जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा पावर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8/1.6 गुणे 10 पर घाते 19। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग क्या करें, इसका दशमलव हटा दें यानी ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दें, तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80 और नीचे 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव समाप्त हो जाएगा, यानी नीचे बन जाएगा आपका 16 और 16 से काट देंगे 16×5 80, 16×5 80 गुणे 10 पर घाते 19। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे किस ऑप्शन में आपका ये आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए में है आपका 5 गुणे 10 पर घाते 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात के वैद्युतशीलता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निर्वात के वैद्युतशीलता की मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमें याद नहीं है, ठीक है, हमने रट्टा नहीं मारा है, फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो देखिए कूलाम के नियम से फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये कूलाम के नियम से फार्मूला प्राप्त किए थे हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक निकालना है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे और इसको यहाँ पर, यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एफ। ठीक है, एफ के जगह पर एप्सिलॉन चला गया और एप्सिलॉन के जगह पर एफ आ गया। ठीक है, और ये हो गया आपका Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप मात्रक लिखेंगे तो एप्सिलॉन का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन का मात्रक क्या पाएंगे भाई, तो देखिए 1/4 पाई नियतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ऊपर मिलेगा आपको Q गुणे Q यानी आवेश गुणे आवेश, तो आवेश गुणे आवेश यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम गुणे कूलाम यानी कूलाम का स्क्वायर क्या होगा, कूलाम का स्क्वायर बटे, बटे में क्या मिलेगा, तो बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन इनटू, और आर क्या है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक होगा मीटर, यानी मीटर पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है ना, यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो दूसरे क्वेश्चन का हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कुछ दूरी पर स्थिर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात। ध्यान दीजिएगा, किसके बीच पूछा है, तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच। दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कुछ दूरी पर क्या हैं, स्थित हैं। दो इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, हमें बताना है कि इनके बीच, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय बल यानी एफ जी मतलब गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल, और वैद्युत बल Fe इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको पढ़ाते समय नोट में लिखवाए थे, ठीक है, कि जो वैद्युत बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक होता है। ठीक है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक होता है। दो प्रोटॉनों के लिए इस वैद्युत बल का मान जो है वह 10⁻36 गुना अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉनों के लिए 10⁻43 गुना अधिक होता है। ठीक है, ऐसा हमने आपको बताया था। यानी ये भी फार्मूला में लिखा था कि Fe जो है वह प्रोटॉनों के, इलेक्ट्रॉनों के लिए होता है 10⁻43 गुना किसके, गुरुत्वीय बल के। ठीक है, यानी अगर हमको यहाँ पर गुरुत्वीय बल बटे वैद्युत बल का मान बताना है अगर, तो ध्यान दीजिएगा इस समीकरण से हमें मिलेगा गुरुत्वीय बल यानी Fg बटे Fe। इसको इस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे, तो देखो Fe इधर चला जाएगा तो इधर बन जाएगा Fg बटे Fe, यानी गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल बटे वैद्युत बल। ठीक है, और इधर अब कुछ नहीं बचेगा तो एक बचेगा, और ये इस साइड आएगा तो बट्टे में 10⁻43। ठीक है, लेकिन ये हर में है, अंश में जब जाएगा तो यही हो जाएगा 10⁻43, यानी आपका जिस ऑप्शन में होगा 10⁻43 वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है +1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताइए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन में क्या कहा कि दो आवेश हैं, एक है +1 माइक्रोकूलाम, एक आवेश है +1 माइक्रोकूलाम, और एक है आपका +4 माइक्रोकूलाम। दोनों वायु में कुछ दूरी पर क्या है, स्थित है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, यानी इस पर लगने वाला बल और इस पर लगने वाला बल, उन दोनों बलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कूलाम के नियम में हम लोग पढ़े थे कि जितना बल पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगता है उतना ही बल दूसरे के कारण पहले पर भी लगता है। ठीक है, यानी अगर 1 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण 4 माइक्रोकूलाम आवेश पर बल F लग रहा है, तो 4 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण 1 माइक्रोकूलाम के आवेश पर भी बल F लगेगा, और यदि इनका अनुपात निकालेंगे तो F बट्टे F यानी 1/1, मतलब 1/1। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में आपका 1/1 होगा वह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/1। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि एक
+1 माइक्रोकूलाम तथा +5 माइक्रोकूलाम के दो आवेशित कण 10 सेमी की दूरी पर रखे हों तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेम चौथे क्वेश्चन जैसा ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे केवल आवेश बदल दिया है और बीच की दूरी बता दिया है 10 सेमी। चौथे क्वेश्चन में कहा था कुछ दूरी पर। तो देखो भाई, इसमें न तो आवेश का जरूरत है और न ही दोनों के बीच की दूरी में, क्योंकि कूलाम के नियम में हम लोग जान रहे हैं कि दोनों आवेशों पर बल बराबर लगता है। अब वो चाहे 1 माइक्रोकूलाम हो, 5 माइक्रोकूलाम का आवेश हो या फिर 10 और 20 माइक्रोकूलाम के आवेश हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पर बल बराबर लगेगा और उनका अनुपात कितना आएगा? 1। तो 5वें क्वेश्चन का भी आंसर होगा 1 संबंधे 1। यानी जिस ऑप्शन में आपका 1 संबंधे 1 होगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी इसको अब इसके विकल्प के आधार पर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें 1 संबंधे 1 दिया हुआ है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले यानी 6वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कोई क्या कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले यानी कोई वस्तु है या कण है जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। ठीक है, 3e के बराबर क्या है? आवेश है और उसका द्रव्यमान दे दिया है 0.001 मिलीग्राम। ठीक है भाई, द्रव्यमान दे दिया 0.001 मिलीग्राम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान के एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। यानी कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान बताइए जो एक तेल का बूंद जिस पर आवेश है इलेक्ट्रॉन के 3 गुना, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर उस बूंद पर आवेश है और उस आवेश का द्रव्यमान है 0.001 मिलीग्राम। ठीक है, हमें किसका मान बताना है भाई? वैद्युत क्षेत्र का मान बताना है जो इसे संतुलित करे। संतुलित करने का मतलब हो गया कि उस पर लगने वाला वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का मान बराबर हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि लगने वाला वैद्युत बल Q × E जो है वो बराबर होता है उसके भार mg के। ठीक है, भार mg के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोगों का फार्मूला बन जाएगा E बराबर mg/Q। ठीक है, द्रव्यमान दिया हुआ है, मान रखेंगे हम लोग, मान रखेंगे। तो देखिए द्रव्यमान को हम लोग ये मिलीग्राम में दिया तो सबसे पहले इसको किग्रा में बदलना पड़ेगा आपको। तो ध्यान दीजिए, अगर इस दशमलव को इधर उठाकर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 × 10⁻³ 10⁻³ और दूसरी बात आप याद रखिएगा कि 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻⁻6 किग्रा। यानी अगर मिलीग्राम को हम लोग किग्रा में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा कराएंगे। ठीक, और अगर दशमलव को इधर ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। तो 10⁻³ और 10⁻⁻6 यानी कुल मिलाकर हो जाएगा दोनों मिला के 10⁻⁻9 और अब ये किस में आ जाएगा भाई? तो किग्रा में आ जाएगा। ठीक है, तो मान रखेंगे हम लोग 10⁻⁻9 गुणे जी का मान 9.8 और Q का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3e। 3 का मतलब हो गया 3 गुणे और E का मतलब 1.6, E का मतलब 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये मान रख देंगे हम लोग यहाँ पे। तो 3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए जो कटने वाला है उसको काट लेंगे। या देखिए 9.8 में एक अंक बाद दशमलव है, 1.6 में भी एक अंक बाद दशमलव है, यानी आप दशमलव से दशमलव काट दीजिए। एक अंक बाद है, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है,
तो ऊपर बचेगा 98 और नीचे हो जाएगा 3 गुणे 16। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, ये 2 से कट रहा है ना, तो 2 चौका 8, 2 नवा 18 और ये 2 से कटेगा तो 8। ठीक है, और ध्यान देंगे यानी आपका बन जाएगा ऊपर 49 बटे नीचे हो जाएगा 8 त्रिका 24 और गुणे 10 पर घात कितना बचेगा, तो देखिए 9 घात कट जाएगा, ऊपर है 10 पर घाते -9 और नीचे है 10 पर घाते -19, तो 9 घात कट जाएगा, तो नीचे अभी 10 पर -10 घात बचेगा, लेकिन वह हर में बचेगा, अंश में आएगा तो 10 पर घात +10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 49 में 24 से भाग देंगे हम लोग तो 2 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि किस ऑप्शन में पावर इतना दिख रहा है। ठीक है, यानी पावर के आधार पर हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिएगा आप लोग, ऑप्शन में दिया है, केवल एक ऑप्शन में दिया है 2.04, यानी इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.04 गुणे 10 पर घाते 10। ठीक है, और तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो छठवें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक वर्ग के 2 विपरीत कोनों पर आवेश Q, कैपिटल Q रखे हैं। तो देखो भाई, कोई वर्ग है, वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग वह होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और चारों कोण 90 अंश हो, यानी प्रत्येक कोण 90 अंश और चारों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विपरीत कोनों पर यानी आमने सामने जो है उस पर कैपिटल Q आवेश रखे गए हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि दूसरे 2 विपरीत कोनों पर आवेश स्मॉल q रखे गए हैं, यानी बाकी जो वर्ग के 2 कोने हैं उन पर स्मॉल q आवेश रखा गया है। कितना आवेश रखा गया भाई, दोनों कोनों पर स्मॉल q आवेश रखा गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि किसी कैपिटल Q पर नेट वैद्युत बल 0 हो तो कैपिटल Q बटे स्मॉल q का मान ज्ञात कीजिए। कैपिटल Q बटे स्मॉल q का मान ज्ञात कीजिए। कब, जब किसी कैपिटल Q पर नेट बल 0 है। कैपिटल Q पर किसी एक कैपिटल Q पर नेट बल क्या है, 0। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस वाले Q पर परिणामी बल 0 है। परिणामी बल मतलब सभी आवेशों के कारण इस पर लगने वाला जो कुल बल है उसका मान क्या है, 0 होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस पर 3 बल लग रहे हैं, यानी एक बल इस आवेश के कारण, एक इसके कारण और एक इसके कारण। इस पर कितने बल लग रहे हैं, कुल 3 बल। ठीक है, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। ठीक है, तो देखिए ये समान प्रकार के आवेश हैं, तो इसका तो मतलब हो गया कि इसके कारण इस पर बल प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों क्यू क्यू आवेश हैं। तो इस आवेश के कारण इस पर बल प्रतिकर्षण लगेगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, यानी इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब जरा आप ये सोच के देखिए कि यदि ये बल, ये आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाए, यानी नीचे की ओर बल लगाए, और ये प्रतिकर्षण बल नीचे कब लगाएगा, यानी जब दोनों समान प्रकार के होंगे। ठीक है, तो ये वाला भी इस पर प्रतिकर्षण बल इधर लगाएगा, यानी इसके कारण यदि बल इधर लगे और इसके कारण बल इधर लगेगा, तो इन दोनों का परिणामी भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी इस स्थिति में परिणामी बल तो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो आवेश है ये क्या होगा, माइनस में होंगे दोनों आवेश। ये दोनों आवेश किस में होंगे भाई, माइनस में। तभी इनके कारण इस आवेश पर आकर्षण बल लगेगा और वह इस दिशा में लगेगा। इसके कारण, इस आवेश के कारण इस पर बल ऊपर की ओर लगेगा, आकर्षण बल जिसकी दिशा ऊपर की होगी। और इन दोनों का परिणामी
इस रेखा के अनुदिश होगा, ठीक है। यानी यहाँ से जो रेखा मिलाया गया है इस रेखा के अनुदिश होगा। किसका परिणामी? इन दोनों का परिणामी। इन दोनों का परिणामी इधर होगा कहीं, ठीक है। और यह इसके बराबर और विपरीत होगा, जिसके कारण इस पर संतुलन या नेट बल क्या होगा? शून्य होगा, और ये संतुलन की स्थिति में होगा, ठीक है। तो देखो भाई, हम लोग मान लेते हैं कि इसके कारण लगने वाला बल यहाँ पर F1 है। क्या है भाई? F1 बल लग रहा है, और इस आवेश के कारण यहाँ लगने वाला बल F है, ठीक। अगर इसके कारण इस पर बल F लग रहा है तो इसके कारण भी इस पर बल F लगेगा। क्यों लगेगा भाई? तो क्योंकि देखो यहाँ पर भी दोनों आवेशों की दूरी और यहाँ के दोनों आवेशों के बीच की दूरी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ग है, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ठीक है। और बल निकालेंगे तो यहाँ पर आवेश है कैपिटल Q स्मॉल q, यहाँ बल निकालेंगे तो कैपिटल Q और स्मॉल q, यानी आवेश व दूरी समान होने के कारण इन दोनों बलों का परिमाण क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन दिशा एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। इन दोनों के कारण इन दोनों की दिशा क्या है भाई? एक दूसरे के लंबवत है। तो इन दोनों का परिणामी कितना होगा? मान लेते हैं इन दोनों का परिणामी यदि F2 है तो दो लंबवत बल हैं, तो लंबवत बलों का परिणामी हम लोग निकालते हैं F1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे भाई? समझिए ये F1 है, ये F2 है, तो अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। F1 की जगह F, F2 के जगह भी F रखेंगे तो क्या होगा? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर यानी 2F स्क्वायर। क्या होगा? 2F स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर होगा 2F स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर 2 बच जाएगा, ठीक है। और F स्क्वायर होने के कारण क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यानी इन दोनों का परिणामी जो F2 होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, और उसका मान होगा कितना? अंडर रूट 2F के बराबर, ठीक है। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगा? संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगा भाई? ये जो F2 है, F2 है, यह F1 के क्या होगा? बराबर होगा। F2 क्या होगा? F1 मतलब केवल इस आवेश के कारण लगने वाला बल। F2 मतलब इन दोनों आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उनका परिणामी बल F2 है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे और विपरीत होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। तो देखिए भाई, आप यहाँ पे अब F2 का मान रखिए कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम होता है F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो देखिए F2 आपका इस आवेश के कारण इस पर बल है, तो ये क्या हो जाएगा? K Q1 Q2, तो Q1 भी Q है, यानी दोनों Q1 Q2 समान है, तो Q1 के जगह भी Q रखेंगे, Q2 के जगह भी Q रखेंगे, और दोनों के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों के बीच की दूरी। तो देखिए यदि वर्ग की भुजा, मान लीजिए वर्ग की भुजा क्या है? अगर R है या X मान लीजिए कि वर्ग का भुजा X है, तो यहाँ से यहाँ जो दूरी होगी यानी वर्ग का जो विकर्ण होगा वह अंडर रूट X होगा। क्या होगा? अंडर रूट X, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी अंडर रूट X, तो यहाँ पर रख दीजिए अंडर रूट 2x, अंडर रूट, केवल अंडर रूट के अंदर 2 रहेगा x, और स्क्वायर होता है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू F1 क्या है? 1 मिनट, देखिए गड़बड़ हो गया। चलिए इसको हम लोग यही बदल लेते हैं, मान लेते हैं ये F1 हो गया और है F2 हो गया, ठीक है। F1 बराबर F2 कर दी, तो F1 आपका इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल हो गया। F2 क्या है भाई? तो किसी एक स्मॉल q आवेश के कारण प्लस बड़े वाले q पर लगने वाला बल, ठीक है। तो इसका मान हम लोग निकालेंगे, तो या इसके जगह पे हम लोग रख देंगे, F2 के जगह पे कितना रख देंगे भाई? अंडर रूट 2f, ठीक है। और F है जो ये इस आवेश पर इसके कारण लगने वाला बल,
तो इस आवेश के कारण इस पर जो लगने वाला बल है उसका मान कितना होगा, तो देखिए √2, ये √2 और एफ का मान रखेंगे हम लोग गुणे के Q1 Q2, तो Q1 की जगह माइनस क्यू कह रहे हैं, Q1 की जगह स्मॉल क्यू और Q2 के जगह कैपिटल क्यू। अब बट्टे दोनों के बीच की दूरी, तो हम लोग यक्स माने हैं तो यक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इसी के जगह पे हम लोग ये वैल्यू लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि K से K कट जाएगा, ठीक है, एक कैपिटल Q से एक कैपिटल Q कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोगों का अब बचेगा कैपिटल Q बटे 2 स्क्वायर होगा तो कर्ण हट जाएगा और यक्स का स्क्वायर बराबर यहाँ बचेगा कर्णी में 2 Q स्मॉल Q अब बट्टे एक्स स्क्वायर। अब यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है कैपिटल Q बाई स्मॉल Q। तो देखिए कैपिटल Q यहाँ है तो ये हो गया कैपिटल Q और है स्मॉल Q इधर आ जाएगा तो स्मॉल Q बराबर ये 2 इधर बटे में इधर आएगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी 2 कर्णी में 2 हो जाएगा। मतलब कैपिटल Q बटे स्मॉल Q का मान होगा 2 कर्णी में 2, ठीक है। लेकिन ध्यान ये देने वाली बात है कि देखिए ये कैपिटल Q प्लस है, कैपिटल Q ये दोनों कैसे आवेश हैं, धन आवेश, और ये दोनों ऋण आवेश हैं। तो ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, तो धन बटे ऋण जो होगा वो क्या होगा, माइनस, यानी ये जो अनुपात आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। तो जिस ऑप्शन में हम लोगों का -2 कर्णी में 2 होगा वही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 7वां क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए आपको समझाने के लिए इतना सारा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारी बात हम लोग लिखेंगे कब, जब यही आपका न्यूमेरिकल में पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इससे भी थोड़ा और बेहतर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यदि ऑब्जेक्टिव है तो आपको केवल उसका आंसर जानने से मतलब है, ठीक है ना। तो ये आपको जितना छोटे से छोटे फॉर्म में आप निकाल लीजिए इसका मान, आपके लिए उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा और आपका टाइम बचेगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए इतना समय लगा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी r पर स्थित 2 समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q तथा -2q हैं। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल होगा। ध्यान से समझिएगा, 2 समरूप धातु के गोले हैं, ठीक है। मान लो ये A है और ये दूसरा है B, ठीक है भाई। एक पर आवेश है आपका, एक पर आवेश है +4q और एक पर आवेश है -2q, ठीक है। कुछ दूरी पर, यानी कुछ दूरी r पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं भाई, r दूरी पर रखे हैं। तो इस स्थिति में इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F है। जो इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, वह लगने वाला आकर्षण बल कितना है भाई, तो लगने वाला आकर्षण बल जो है वह F है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों को यदि स्पर्श करा के, यानी दोनों गोलों को क्या किया जाए, स्पर्श कराया जाए और पुनः उसी जगह पर उतना ही दूरी पर ले जाकर क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, ठीक है। तो देखिए जब इन दोनों गोलों को स्पर्श कराएंगे तो स्पर्श के बाद दोनों गोलों पर जो आवेश होगा, स्पर्श के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश, प्रत्येक गोले पर आवेश, प्रत्येक गोले पर आवेश
मान लेते हैं प्रत्येक गोले पर आवेश कैपिटल Q है, तो यह आपका, इसको मान लो आप Q1 बराबर है, इसको मान लो आप Q2 बराबर है, ठीक है। यानी पहले गोले पर Q1 बराबर इतना आवेश था और Q2 बराबर दूसरे गोले पर इतना आवेश था। अब यदि स्पर्श करा के पुनः उसी दूरी पर रखोगे तो स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक गोले पर जो आवेश होगा वह Q1 प्लस Q2/2 के बराबर होगा, ठीक है। यानी दोनों को जोड़ दीजिए Q1 Q2, तो Q1 का मान +4Q और Q2 का मान -2Q, ठीक है, अपान 2। तो देखेंगे कि 4Q में से 2Q घटेगा, 2Q बचेगा, ठीक है, 2Q बचेगा अपान 2 से 2 कट जाएगा, यानी Q बराबर क्या होगा, स्मॉल q। स्पर्श कराने के बाद दोनों गोलों पर जो आवेश रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, Q रह जाएगा, +Q रह जाएगा, कितना रह जाएगा, +Q, ठीक है। यानी जब इनको स्पर्श करा के पुनः उसी r दूरी पर रखा जाएगा A और B को, तो A पर भी आवेश +Q होगा और B पर भी आवेश +Q होगा। और अब जो दोनों के बीच में बल लगेगा वह बल होगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों पर समान प्रकार के आवेश हो गए ना, तो इस स्थिति में दोनों पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और उसकी दिशा क्या होगी, ये इसको इस पर बल लगाएगी इधर और ये इस पर इधर की ओर। और मान लेते हैं ये लगने वाला बल कितना है, F डैश है, F डैश है, दोनों पर बल क्या होगा, बराबर लगता है, ठीक है। F डैश इस पर भी लगेगा, F डैश इस पर भी लगेगा, ठीक है। हमें इसी F डैश का मान बताना है कि इस बल का मान इस बल के तुलना में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए भाई, हम करेंगे क्या, हम कहेंगे F बराबर, इस स्थिति में जो बल लग रहा है उसका मान किसके बराबर होगा भाई, तो यह होगा कि Q1 Q2 बट्टे बीच की दूरी r², ठीक है। तो Q1 Q2 का मान कितना है, 4Q और 2Q, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 दूना 8 Q², अब बीच की दूरी r²। F डैश निकालेंगे तो Q1 Q2, तो यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों Q हैं, तो Q × Q हो जाएगा अपान बीच की दूरी अभी भी उतना ही है, ठीक है, उतना ही दूरी पर रखा गया है, तो r², तो ये हो जाएगा Q² अपान r², ठीक है। अब हम इन दोनों का क्या कर देंगे, अनुपात ले लेंगे। मान लो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, तो समीकरण 2/1 कर दीजिए, समीकरण 2/1 से 1 से, तो अगर 2 में 1 से आप भाग देंगे तो F डैश बट्टा F बराबर, इधर ध्यान दीजिए, K, F डैश का मान है Q² बट्टे r², ठीक है, और F का मान है K 8Q² बट्टे r², ठीक है। तो आप देखेंगे K से K कटेगा और Q² बट्टे r², यानी इस पूरे से ये वाला पूरा आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा Q²/r² से, तो बचेगा क्या, इधर हो गया आपका F डैश बट्टे F और इधर बचेगा आपका 1/8, ठीक है। इसको तिर्यक गुणा करके इधर भेज दीजिए, तो F डैश बराबर F/8, यानी अब जो बल लगेगा वह पहले वाले बल के तुलना में 8 गुना कम हो जाएगा। यानी जिस ऑप्शन में आपका F/8 दिया होगा वह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये, तो ये आपका बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है दो समान आवेशों कैपिटल Q तथा कैपिटल Q को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल q रख दिया जाता है। यह 3 आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि स्मॉल q का मान होगा।
क्वेश्चन क्या है भाई, पहले क्वेश्चन समझेंगे कि कोई दो बिंदु आवेश हैं, दो क्या हैं, बिंदु आवेश हैं। मान लेते हैं ये है आपका Q और ये भी है आपका Q। ऐसा प्रश्न में दिया है कि दोनों समान आवेश Q और Q, ठीक है। इसके मध्य बिंदु पर इनके क्या किया गया है, मध्य बिंदु, मध्य माने बीचों बीच, बीचों बीच एक बिंदु पर स्मॉल q आवेश रखा गया है, जिसके कारण संपूर्ण निकाय जो है, संपूर्ण निकाय क्या है, संतुलन में है। यानी तीन आवेशों से मिलकर यह निकाय बना है और पूरा निकाय क्या है, संतुलन में है। तो Q का मान होगा, ठीक है, Q का मान होगा। यानी आपसे स्मॉल q का मान पूछ रहा है कैपिटल Q के पदों में, यानी कैपिटल Q के पदों में स्मॉल q का मान क्या होगा, ठीक है। तो आइए समझिए। देखिए भाई तीन आवेश हैं, ये दोनों मान लेते हैं हम लोग धनात्मक है, ठीक है। ये दोनों कैसे आवेश हैं भाई, धनात्मक आवेश है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, तो इसे ऋणात्मक होना पड़ेगा। अगर ये ऋणात्मक नहीं होगा तो तीनों पर बल, नेट बल शून्य कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यदि यह तीनों धनात्मक आवेश हैं तो इस पर, इस आवेश पर इसके कारण प्रतिकर्षण बल उधर लगेगा, इसके कारण भी प्रतिकर्षण बल उधर लगेगा। तो क्या ये संतुलन में हो सकता है, नेट बल जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों प्लस में है यदि, तो ये क्या किस में होगा आवेश, माइनस में होगा, ठीक है। अब देखिए इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, मान लेते हैं इधर की तरफ F1, ठीक है, और इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, मान लेते हैं F2, तो F2 इधर होगा, F2 किधर होगा भाई, इस डायरेक्शन में। ये ऋण आवेश है तो इस धन आवेश को अपनी तरफ खींचेगा, F2 की दिशा इधर, ये दोनों सेम आवेश हैं, ठीक है। तो इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी उधर की ओर बल लगेगा F1, और संतुलन में है, इसका मतलब इस पर लगने वाला नेट बल शून्य है, यानी इन दोनों का योग क्या होगा भाई, शून्य होगा, ठीक है। तो मान लो भाई कि ये दूरी क्या है, x दूरी पर हैं दोनों, ठीक है। कितनी दूरी पर हैं, x दूरी पर हैं। तो ये जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, x/2 होगा भाई, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे संतुलन की स्थिति में F1 बराबर होगा F2 के। F1 बराबर क्या होगा भाई, F1 बराबर होगा F2 का, ठीक है। अब कूलाम के नियम से F1 क्या है, तो F1 आपका है इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल, ठीक है। तो कूलाम के नियम से इसका मान रखिए F1 का, तो K Q1 Q2, इसके कारण इस पर बल निकाल रहे हैं, तो Q1 Q2 दोनों Q हो जाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हम लोग x माने हैं, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग F2 है इस आवेश के कारण, यानी इस माइनस स्मॉल q आवेश के कारण कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। तो Q1 Q2 के जगह आपका क्या होगा भाई, स्मॉल q और कैपिटल Q, तो ये हो जाएगा K स्मॉल q और कैपिटल Q, ठीक है। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो टोटल दूरी x था, ये मध्य बिंदु है, तो इतना दूरी x/2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखेंगे K से K कटेगा, Q से Q कटेगा, ठीक है। और चलिए Q/x² बचा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ऊपर स्मॉल q बचा है, नीचे ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे जब, तो x² अब /4 इधर आ जाएगा अंश में, ठीक है। तो x² से x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इस 4 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल Q/4, और इधर बचेगा स्मॉल q। एक बार पुनः लिख दे रहे हैं हम, q बराबर है आपका 4 स्मॉल q, तो स्मॉल q बराबर कितना होगा भाई, कैपिटल Q/4, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू किस में होगा, माइनस में, इसका मान किस में होगा, माइनस में। यदि इस q का मान माइनस में नहीं होगा तो तीनों आवेश संतुलन में नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 10वां क्वेश्चन कह रहा है
कि दो बिंदु आवेश पहले वायु में, पहले कहां पर, वायु में, और फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों के अनुपात हैं। अब ध्यान से इसमें समझने वाली बात यह होगी कि किस स्थिति में बल पहले लेना है। ठीक है, तो यानी पहले हम लोग बल लेंगे वायु में, फिर परावैद्युतांक वाले माध्यम में। यानी पहले F, ये मान लेते हैं हम लोग वायु में, जब आवेशों के बीच, या जब आवेश जो है वायु में स्थित है। ठीक है, तो जब आवेश वायु में स्थित होंगे उस समय लगने वाला बल F है, और जब मीडियम किसी माध्यम में हो लगने वाला बल हम लोग मान ले रहे हैं F डैश है, F डैश है। ठीक है, F क्या है, जब आवेश वायु में स्थित है तो F बल लग रहा है, और जब उनके बीच परावैद्युत माध्यम है तो F डैश बल लग रहा है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला आपको जो बताया गया है, या तो फार्मूला रख के काट लीजिए, नहीं तो आपको सीधे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। फिलहाल हम आप लोगों को यहाँ पे देखिए, वायु में जब होते हैं तो बल का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, और जब परावैद्युत माध्यम होता है तो बल लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये पूरे वैल्यू से ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, और ये पूरे से ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, F बट्टे F डैश बराबर 1/, यहाँ पे क्या बचा है भाई, 1 बचा है, और यहाँ नीचे क्या बचा है, तो K मत लिखिएगा, मिस्टेक यही होता है। ये K जो है यहाँ पे 1/, यानी 1/K ऐसे बचेगा K। ठीक है, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ बट्टे K लिख देते हैं। ठीक है, यही उनसे क्या हो जाती है, गलती। और ये K ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, K इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो K और बट्टे में 1 बचेगा। बट्टे में 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है, तो इसके बट्टे में अब क्या है भाई, 1 है। क्योंकि हमें यहाँ अनुपात बताना है तो हम बताएंगे कि बट्टे में 1 है, यानी हमारा आंसर होगा K संबंधे 1। ठीक है, यही अगर आपका प्रश्न में पहले कह देता कि आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम रखा है, ठीक है, उस स्थिति में लगने वाला बल, और जब आवेश वायु में स्थित है तब लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा, तब उस स्थिति में क्या हो जाता है, यह 1 संबंधे K हो जाता। फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हम लोगों का K संबंधे 1, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है भाई, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है। कह रहा है कोई वैद्युत रोधी यानी कोई कुचालक पदार्थ है, तो उस पदार्थ का परावैद्युतांक कितना हो सकता है। कुचालक पदार्थों के लिए उस पदार्थ का परावैद्युतांक K का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, हमेशा 1 से क्या होता है भाई, बड़ा होता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है -3, 0, 0.7 और 6। तो इन चारों में से 1 से बड़ा कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों होगा, क्योंकि परावैद्युत पदार्थों के लिए K का मान यानी परावैद्युतांक जो होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। किन के लिए, कुचालक पदार्थों के लिए। ठीक है, K का मान 1 से अधिक होगा, तो जिस ऑप्शन में हमको मिलेगा 1 से अधिक वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार अपना आंसर होगा 6, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, वायु में रखे, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा वायु में रखे 2 आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच आकर्षण बल का मान, यानी जब 2 आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख दें तो उनके बीच लगने वाले बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लगने वाला बल जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, जब भी
कोई परावैद्युत माध्यम रखा जाएगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल क्या होगा भाई, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो न्यूटन कूलाम, कूलाम प्रति न्यूटन, न्यूटन बटा कूलाम, या जूल बटा न्यूटन। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं तीव्रता पूछ रहा है, तो तीव्रता E बराबर होता है F बट्टे क्यू नॉट, तीव्रता की परिभाषा से। ठीक है, तो अगर आपको परिभाषा पता है तो आप मात्रक आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो F का मात्रक न्यूटन और बट्टे Q का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना भाई, तो अपना बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 13 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति कूलाम। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर पढ़ेंगे। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यहां पर भी तीव्रता का मात्रक दे दिया है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सब वोल्ट में दिख रहा है। तो ध्यान दीजिए, विभव में हम लोग अभी एक चैप्टर पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर विभव। ठीक है, तो वहां पर ये मात्रक हम लोग पाएंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह विभव प्रवणता के बराबर होती है। विभव प्रवणता का सूत्र होता है डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स। ठीक है, जहाँ ये विभवांतर होता है और ये आपका दूरी होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मात्रक हो जाएगा तीव्रता का, ये विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है भाई, वोल्ट। अब बटे ये दूरी है तो क्या हो जाएगा, मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो जिस ऑप्शन में आपका वोल्ट प्रति मीटर होगा वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। 15 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, यानी 4 ऑप्शन में से 3 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा और एक ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहा है न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है भाई, देखो इसको दो तरह से लिख सकते हैं। -1 का मतलब होता है N बट्टा सी, N मतलब न्यूटन, सी मतलब कूलाम। ठीक है, यानी इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल अपना मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम यहां से। ठीक है, इस फार्मूले से, और इस फार्मूले से एक होता है वोल्ट बट्टे मीटर, तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट प्रति मीटर। बी ऑप्शन दिया है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं V m पर -1। ठीक है भाई, तो ये भी होता है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, तो यही अपना मात्रक नहीं होता है। ठीक है, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम ये किसका मात्रक होता है भाई, तो ये आपका होता है विभव का। इसी को तो वोल्ट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो अपना सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यही आपका मात्रक नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है डी ऑप्शन, जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर, तो ये आपका होता है। कैसे होता है भाई, ठीक है, तो देखिए ये भी आपका मात्रक है, ये भी आपका मात्रक है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें, अगर इसी फार्मूले से इसको भी निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए विभवांतर का परिभाषा क्या होता है, विभवांतर का परिभाषा होता है W बटे, ठीक है, तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे भाई हम लोग, W बराबर होगा Q। ठीक है, और बटे यहाँ पे आपका डेल्टा x है ही, ये Q नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा W बटे Q गुणे डेल्टा x। यहाँ से मात्रक निकालेंगे जूल बटे में कूलाम इंटू मीटर,
तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलाम मीटर। बात समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र किसे विक्षेपित कर सकता है ये बताना है अपने को। एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को या गामा किरणों को किसे विक्षेपित कर सकता है? तो वैद्युत क्षेत्र उसे ही विक्षेपित कर सकता है जिस पर कुछ आवेश होगा। तो इसमें आवेशित कण कौन सा आपको लग रहा है? तो आवेशित कण है अल्फा कण। अल्फा कण, अल्फा कण पर आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है +2e के बराबर। ठीक है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र इस अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कण को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे आप लोग। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या है भाई? स्थित हैं। कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए E है। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। एक क्या है? प्रोटॉन है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश लगेगा क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये क्षेत्र E की दिशा है वैद्युत क्षेत्र, और प्रोटॉन पर जो दिशा लगेगा, बल लगेगा, वो क्षेत्र के दिशा में बल लगता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि उन पर लगने वाले बल, वैद्युत बल बराबर होंगे, बलों के परिमाण बराबर होंगे, उनमें उत्पन्न उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरणों की परिमाण बराबर होगा। ठीक है, तो भाई क्या चीज बराबर होगा? तो देखो बल तो दोनों पर बराबर लगेगा, लेकिन दोनों बलों की दिशा क्या होगी भाई? दोनों बलों की दिशा विपरीत होगी। ठीक है, तो बराबर होगा क्या? तो उन दोनों बलों के परिमाण बराबर होंगे। दोनों बलों के क्या बराबर होंगे? परिमाण बराबर होंगे। ठीक है ना, न तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा और न ही उनके त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे। ठीक है भाई, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि एक अल्फा कण, अल्फा कण का नाम लिया है भाई, 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल का मान होगा। वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है भाई, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया है? क्वेश्चन नंबर 18 है। वैद्युत क्षेत्र कह रहा है कि इसका मान है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र में कोई अल्फा कण रखा गया है, तो अल्फा कण पर जो आवेश होगा वो होगा +2e। ई का मतलब होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी ये हो जाएगा 16 दूना 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। इतना अल्फा कण पर आवेश है आपका। ठीक है, बल का मान, F का मान पूछ रहा है भाई। किसका मान पूछ रहा है? F का मान। तो हम लोग जानते हैं ना F बराबर Q × E। तो Q का मान कितना है? 3.2 × 10⁻⁻19 और गुणे E का मान दिया है 15 × 10⁻⁻4, 15 × 10⁻4 गुणा कर लीजिए भाई। 15 दूना 30 को 0 होगा, 15 दूना 30 को 0 और 15 तियाँ 45, 46, 47, 48, ये हो जाएगा 48। एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और ये गुणे 10⁻⁻ कितना होगा? तो 4 -19 है, ये +4 है, तो +4 कम हो जाएगा तो बचेगा माइनस का कितना? 15। ठीक है, 19 में से 4 जाएगा तो 15। अब एक अंक दशमलव अगर इधर आप करेंगे, यानी 48
48 गुणे 10 पर घाते -15 है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों का क्या होगा, तो ऑप्शन में कहीं 48 नहीं दिया है तो हम लोग इसको 4.8 करेंगे, एक अंक दशमलव इधर लाएंगे तो 4.8 गुणे, और जब दशमलव इस साइड आता है, दशमलव कहीं नहीं है तो लास्ट में होता है, एक अंक इधर लाए हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पे एक घात क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी जब दशमलव को बाएं साइड लेकर जाते हैं, जितना अंक बाएं साइड ले आएंगे 10 पर पावर उतना जोड़ेंगे। तो यहाँ 10 पर पावर 1 जोड़ेंगे तो ये माइनस होने के कारण एक जो प्लस लिखेंगे वो घट के हो जाएगा -14। ठीक है, न्यूटन। तो जिस ऑप्शन में आपका इतना दिया होगा वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए में ही इतना दिया है ना। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, कह रहा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10 पर घाते -4 सेमी त्रिज्या वाली जल की बूंद को, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वायु में स्थिर लटका सके होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो एक जल की बूंद है जिस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है और उस बूंद की त्रिज्या है 10 पर घाते -4, 10 पर घाते -4 सेमी। ठीक है, उसे क्या करना है, वायु में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाना है। तो कितने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लटकाएं, तो देखो भाई स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, इसका मतलब उस पर लगने वाला वैद्युत बल E इंटू बूंद, यहाँ पे Q के जगह पे, चलिए हम पूरा लिखते हैं, Q इंटू E ये वैद्युत बल है और उसका भार mg। ठीक है, यहाँ से Q मतलब उस पर आवेश दिया हुआ है कि E के बराबर है, यानी आवेश E और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता mg। यहाँ से E का मान हम लोग निकालेंगे तो mg/E, ये फार्मूला बनेगा। लेकिन द्रव्यमान उस कण का नहीं दिया हुआ है, द्रव्यमान उसका नहीं दिया है, जल की बूंद का द्रव्यमान नहीं दिया है। तो द्रव्यमान नहीं दिया है लेकिन त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। तो चूंकि जल की बूंद क्या है, एक गोला की तरह, गोली की तरह है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr/Q, ये आयतन हो गया, गुणे घनत्व। ठीक है, यम के जगह पे इतना लिखेंगे 4/3 πr/Q गुणे रो मतलब घनत्व जल का, और ये यम के जगह पे लिखे, और उसके बाद है गुणे जी और बट्टे में ई। ठीक है, अब पूरा मान इसमें पुट करेंगे, हम लोग भरेंगे 4/3 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान दिया हुआ है आपको, आर बराबर दिया है 10 पर -4 सेमी। इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 पर -2 का और गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10 पर -6 मीटर। ठीक है, अब मान रखेंगे हम लोग आर की जगह 10 पर -6। ठीक है, और इसका क्यू। ठीक है, और रो जल का घनत्व तो आपको पता होना चाहिए, 1000 का ही 10 पर घाते 3। ठीक है, और जी का मान होगा 10। ई का मान रखेंगे तो ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 पर -19। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 2.62 गुणे 10 पर घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसका मान कितना आएगा, 2.62 10 पर घाते 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 19, ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 का जो है कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप बताइएगा, कैलकुलेशन करके भी दिखाया जाएगा। फिलहाल इसके कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए इसको आप लोगों पे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे आप लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में? कह रहा है कि दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस q व माइनस q के बीच बल F है। भाई दो बिंदु आवेश हैं, एक है प्लस q और एक है माइनस q। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं भाई? r दूरी पर हैं, और इन पर लगने वाला बल जो है वो F है। मान लीजिए इस पर बल कितना लग रहा है? F। इस पर भी बल F लगेगा। दोनों पर बल क्या लगेगा? बराबर बल लगेगा कूलाम के नियम से। ठीक है, तो कह रहा है यदि एक आवेश स्थिर हो, दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा। यानी एक आवेश ये आपका स्थिर है और एक आवेश ऐसे वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है? इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो बताइए, कह रहा है किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य कितना होगा भाई? 0 होगा। ठीक है, आप कार्य का फार्मूला लगा लेंगे, बल गुणे विस्थापन। तो बल तो लग ही रहा है, लेकिन यहाँ से चल के यहीं आ जाएगा, विस्थापन 0 होगा, जिसके कारण किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ठीक है, 21 नंबर कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी टाउ का मान बताना है किसके बराबर होगा। वेक्टर टाउ बराबर हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई होता है। बल आघूर्ण कितना होता है? वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी ई। और यदि वेक्टर हटाएंगे तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा। तो आपके ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है। फिलहाल आपका सही जवाब होगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। तो वेक्टर पी की दिशा किधर होती है? तो ऋण आवेश से धन आवेश के अनुदिश। यानी यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो माइनस क्यू आवेश और धन क्यू आवेश से मिलकर बना है, तो P की दिशा होगी वह ऋण आवेश, इस ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा कि 5 कूलाम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेमी है। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? ये क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 23। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है भाई? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। तो आवेश दिया हुआ है आपको 5 कूलाम, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 5 सेमी। तो 5 सेमी को मीटर में बदलेंगे तो 5 गुणे 10 पर माइनस 2 होगा। तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 गुणे 10 पर माइनस 2। ठीक है, तो देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और इसका मात्रक क्या होगा भाई? तो आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? तो ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है 2 माइक्रो कूलाम। कितना माइक्रो कूलाम भाई? तो 2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेमी है। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसी फार्मूले पर लगेगा P बराबर Q गुणे 2L। लेकिन ध्यान दीजिएगा, Q का मान दिया है 2 माइक्रो कूलाम। क्या दिया हुआ है? 2 माइक्रो कूलाम।
और दूरी दिया है 5 सेमी, कितना दिया 3 सेमी, 3 सेमी। अब ये देखिए 2 माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो ये गुणा कराना पड़ेगा 10 पर माइनस 6 से, ठीक है, तब ये बदल जाएगा माइक्रो कूलाम किस में, कूलाम में। और यहाँ पे 3 सेमी, सेमी को मीटर में बदलेंगे तो 10 पर माइनस 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा मीटर। तो 3 दूना 6 और 10 पर माइनस 2, 10 पर माइनस 2 यानी कुल मिला के 10 पर माइनस 8 और मात्रक होगा कूलाम मीटर, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में आपका ये मिलेगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। किसमें ये मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती, यानी कौन ऐसी राशि है जो 1/QR 1/R स्क्वायर के नियम का पालन नहीं करती, यानी कौन, यहाँ पे ई होगा जो इसके लिए, या ये कहें कि वर्ग, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालन नहीं करती, तो इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होता है भाई, 1/4πε0 Q/R², तो ये तो पालन करती है, ये यहाँ पर है 1/R², ये तो कर रही है, हमें वह चाहिए जो पालन नहीं करती है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन था, ये अपना उत्तर नहीं होगा क्योंकि यह पालन करता है। बी वाला कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बी ऑप्शन। द्विध्रुव के कारण तीव्रता का सूत्र दूरस्थ बिंदु, किसी भी बिंदु के लिए, ठीक है, कहीं पर अच्छी हो निरक्षी हो वो वाला फार्मूला लिखिए, 1/4πε0 P/RQ √1 + 3 cos² थीटा, यही होता है ना। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ तो मिल रहा है ई जो है वह 1/R³ के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, यानी ये वर्ग नियम का पालन नहीं करती है। यह आर पे देखिए यहाँ पे कितना है 3 घात है और ये आपसे पूछ रहा है 2 घात के लिए, ठीक है, तो ये आपका व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं कर रही है, ये तो व्युत्क्रम घन नियम का पालन कर रही है, ठीक है। तो यही आपका बिल्कुल क्या होगा भाई, सही जवाब होगा, ठीक है। अच्छा, अगर किसी बिंदु पर लिख दिए हैं आप लोग तीव्रता द्विध्रुव के कारण, तो अच्छी स्थिति में क्या हो जाएगा भाई, तो अच्छी स्थिति के लिए थीटा बराबर 0 रखेंगे, यानी ये पूरा इतना हटा दीजिए, यहाँ 2 लिख देंगे तो किसके लिए हो जाएगा, अच्छी के लिए फार्मूला हो जाएगा, और हाई खाली एकदम पूरा एकदम सीधे गायब कर दीजिए, तो ये जो बचेगा वह निरक्षी स्थिति के लिए हो जाएगा। निरक्षी मतलब cos 90, यहाँ पे जब cos 90 रखेंगे ये 0 होगा, 1 बचेगा, 1 का रूट 1 आएगा और 1 से गुणा होगा p में तो p ही रह जाएगा, यानी ये टोटल 1 बन जाएगा जब थीटा 90 अंश रखाएगा निरक्षी के लिए, तो इतना ही बचेगा। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26, यानी ये हम लोगों का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि एक बिंदु आवेश पर वैद्युत बल के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत लोग क्या करेंगे भाई, कहेंगे कि ये लगने वाला बल 1/R² पर निर्भर करता है, तो ये तब करता है जब किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर बल लगता है, लेकिन जब द्विध्रुव के लिए बात करेंगे तो यह F बराबर या F निर्भर करता है 1/R³ पर,
जिस प्रकार से, अब आपको बता दें ऐसा क्यों होगा, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे देखिए ये आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है भाई, ये कोई क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। और आप अच्छी या निरक्षी स्थिति पर निकाले थे, मान लीजिए अच्छी स्थिति पर कोई बिंदु P है, ये आपका प्लस माइनस Q आवेश है, यहाँ आपका प्लस Q आवेश है, यहाँ इस बिंदु पर कोई कैपिटल Q आवेश है, और इस द्विध्रुव के कारण यहाँ बिंदु P पर जो आवेश रखा है उस पर लगने वाले बल का मान निकालना है, ठीक है। तो आप जिस तरह से अच्छी स्थिति में तीव्रता निकाले थे उसी तरह से इस आवेश के कारण बल, यहाँ से दूरी हम लोग क्या मानेंगे, r मानेंगे, ठीक है। यहाँ से दूरी क्या होगा, r माइनस एल होगा, r माइनस यल होगा, और यहाँ से दूरी r प्लस यल होगा, ठीक है। तो F1 F2 निकालेंगे, यहाँ पे F1 F2 निकालेंगे और उसके बाद उसका परिणामी निकालेंगे। तो जिस तरह तीव्रता में आपका आया था बटे में RQ, उसी तरह बल में भी क्या आएगा, RQ आएगा। अगर आप लोग इसको निकाल के चेक करिएगा, अगर कर लेते हैं तो ठीक है, और नहीं निकाल पाते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। जैसे तीव्रता वाला फार्मूला मैं प्रूफ कराया हूँ उसी तरह बल के लिए भी क्या कर दिया जाएगा, प्रूफ करा दिया जाएगा। यानी देखिए तीव्रता का फार्मूला है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/RQ, यही आया था ना निरक्षी स्थिति में, ठीक है। तो जब बल निकालेंगे ना तो वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कैपिटल Q बट्टे RQ, इतना आएगा, ठीक है। यानी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो बल होता है वह 1/RQ के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा F प्रोपोर्शनल टू 1/RQ, किसके लिए, द्विध्रुव के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे इसे क्या करेंगे भाई, गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप गड़बड़ मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट क्वेश्चन, चलिए भाई इतने में ही हम लोग देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन के आवेश E और द्रव्यमान Me का अनुपात बताइए, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 27। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19, ठीक है। और इसका द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किग्रा, ठीक है भाई। अब देखो इसका दशमलव इधर कर दो खसका के, तो क्या हो जाएगा, ये 16 × 10⁻, एक अंक इधर करेंगे तो इस पर माइनस में घात जोड़ेंगे तो यानी ये -20 हो जाएगा, -19 पहले से था। और ये है आपका 9 × 10⁻−31। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 16 से 9 से काटिए, 9 एक कम 9 बचेगा 7, दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 70। तो 9 सत्ते 63, ठीक है, 9 सत्ते 63 होगा। फिर आपका घटाएंगे तो फिर 9 बचेगा यानी 90, यानी ये 7 आएगा। और गुणे 10 पर घाते कितना आएगा, तो 10 घटा दीजिए भाई, 20 घटा दीजिए तो 10, देखो 10 पर घाते -20, 10 पर घाते -31, तो 20 को कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हर में 10 11 ठो बचेगा, 11 घात बचेगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, +11 घात हो जाएगा। हर से अंश में जाएगा तो +11 घात हो जाएगा। कूलाम प्रति किग्रा, कूलाम बट्टे kg, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि सभी टॉपिक जो भी क्वेश्चंस थे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।